फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें हमने पुष्प के सभी भागों के बारे में पढ़ा था, यानी बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायन। तो आज उसमें हमने बात की थी, जो दूसरी वीडियो हम बनाएंगे वो पॉलिनेशन पे होगी। और जो ये पॉलिनेशन वाला टॉपिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ही आता है। तो चलो बात करते हैं आज पॉलिनेशन पर। तो पॉलिनेशन जो शब्द लिखा है इसको हिंदी में कहते हैं परागगण। तो परागगण की प्रक्रिया पौधों में पाई जाती है। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो फूल का नर भाग होता है जिसको हम पुंकेसर बोलते हैं, और इस पुंकेसर वाला जो ये भाग है जिसको हम परागकोश के नाम से जानते हैं, यहाँ पर परागकण बनते हैं जब ये पुष्प मैच्योर स्थिति में आता है। और ये परागकण यहाँ से उठ करके किसी माध्यम के द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र, जो ये स्त्रीकेसर वाला भाग है, इसके वर्तिकाग्र जिसको हम स्टिग्मा के नाम से जानते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं। तो पुष्प के पुंकेसर वाले भाग से परागकण का उठ करके स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक जाना ही हम पॉलिनेशन बोलते हैं इसको, यानी परागगण बोलते हैं। अगर हम बायोलॉजी के शब्दों में इस परिभाषा को बोलें तो इस प्रकार से बोलेंगे कि जब किसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण उठ करके उसी जाति के पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक जाता है, तब हम उस बात को पॉलिनेशन कहते हैं, यानी परागगण बोलते हैं। अच्छा, सामान्यतः परागण को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम लिखा हमने सेल्फ पॉलिनेशन और एक का नाम लिखा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है परपरागण। अब स्वपरागण किसे कहते हैं? तो जब कोई पुष्प द्विलिंगी होता है, तो द्विलिंगी शब्द को हमने पिछली बार परिभाषित किया था पिछली वाली वीडियो में, कि जब किसी फूल के अंदर पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों भाग पाए जाते हैं तो ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और इन पुष्पों में स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी इसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण उठता है और इसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक जाता है, तब हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी स्वपरागण के नाम से जाना जाता है। अगर हम परिभाषा बोले बायोलॉजी के शब्दों में, तो जब किसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण उठ करके उसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक जाता है, तब हम इसको स्वपरागण बोलते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा नाम हमने लिखा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है परपरागण। परपरागण दो पौधों के मध्य होता है, यानी इसमें दो पौधों की आवश्यकता होती है। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से बताते हैं या बोलते हैं कि जब किसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण उठ करके उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक जाता है, तब हम इसको परपरागण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पुंकेसर वाला भाग है और यहाँ से परागकण उठ रहा है और स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक जा रहा है। ये भी द्विलिंगी पुष्प दिखा रखा हमने यहाँ पर, ये भी द्विलिंगी पुष्प है। और इस वाले पुंकेसर वाले भाग से परागकण उठ करके जा रहे हैं, ये स्त्रीकेसर तक जा रहे हैं। इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब अगला नंबर हमने यहाँ पर लिखा है सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। अब आप सभी लोगों को पता है कि परागकण जो होते हैं वो अचल होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसको हम सोर्स ऑफ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, यानी परागण के स्रोत। अब परागण के स्रोत को भी हमने दो भागों में बांट रखा है, यानी पहला नाम हमने लिखा है बायोटिक फैक्टर, यानी जैविक कारक या जैविक घटक, और दूसरा नाम हमने लिखा है एबायोटिक फैक्टर, यानी अजैविक घटक। तो जैविक घटक हम उसे कहते हैं जब ये परागण की प्रक्रिया किसी जीव के माध्यम के द्वारा होती है, यानी इस परागकण को नर भाग से यानी परागकोश से स्त्रीकेसर तक ले जाने का कार्य जब किसी जीव के द्वारा होता है, तब हम इसको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर। और जब ये परागकण किसी निर्जीव माध्यम के द्वारा, जैसे हवा के द्वारा या जल के द्वारा, इस प्रकार से नर युग्मक से मादा युग्मक तक जाता है, तब हम इसको बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर।
तो बायोटिक फैक्टर के कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक सवाल या प्रत्येक शब्द को यहाँ से कंपटीशन में पूछा जाता है कि किस प्रकार से कौन सा परागण क्या कहलाता है जब किसके द्वारा होता है। तो जैसे कि हमने पहला नाम लिखा है यहाँ पर एंटोमोफिली। तो जब ये परागण किसी भौरे के द्वारा या किसी मक्खी के द्वारा या किसी कीट पतंगे के द्वारा या मधुमक्खी के द्वारा नर युग्मक से मादा युग्मक तक जाता है, तो इस बात को हम कहते हैं एंटोमोफिली यानी कीट परागण। तो कंपटीशन में सवाल आता है कि कीटों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तब जो सही आंसर उसमें होता है उसका नाम है आपका एंटोमोफिली। दूसरा शब्द हमने यहाँ पर लिखा है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है पक्षी परागण, यानी बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं और या बहुत सारी पक्षियां ऐसी होती है जो मरकंद का रसपान करती है, यानी मरकंद को खाती है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी चोंच पर जब वो किसी फूल के अंदर जाती है और यहाँ से मरकंद चूसती है तो उसकी पंखों पर या पांव पर परागण चिपक जाते हैं, और जब फिर रिटर्न वापस जाता है तो यहाँ से परागण यहाँ चला जाता है। इस प्रकार से पक्षी के द्वारा परागण होता है। और कभी कभी क्या होता है कि फूल अगर एक लिंगी है और फूल अगर चमकदार है तो पक्षी उस पुष्प के अंदर जाती है और उस पुष्प के अंदर स्त्रीकेसर वाला भाग नहीं होता है, तो देखता है स्त्रीकेसर वाला भाग है नहीं है, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद और रिटर्न वापस आने के बाद परागण उसके पांव या पंखों पर चिपक जाते हैं, और जब वो मादा पुष्प के अंदर जाता है तो चोंच, पंखों या पांव के द्वारा ये परागण फिर स्त्रीकेसर तक पहुंच जाते हैं। तो पक्षी के द्वारा होने वाले परागण को हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। सवाल आता है इस प्रकार से कि पक्षी के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, तब उसका आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑर्निथोफिली। अगला सवाल हमने यहाँ, अगली बात हमने यहाँ पर लिखी है मेलेकोफिली। तो जब परागण घोंघे के द्वारा होता है यानी स्नेल के द्वारा होगा, आपने देखा होगा स्नेल जिसके शरीर से चिपचिपा द्रव्य या चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, और जो मोलस्का संघ का प्राणी है तो उसके द्वारा भी वो पुष्पों के अंदर या प्लांट के अंदर चलता रहता है, और जब किसी नर पुष्प के अंदर जाता है तो पुंकेसर वाले भाग से परागण उसके शरीर पर चिपक जाता है, और जब इस स्त्रीकेसर वाले भाग को क्रॉस करता है तो यहाँ से परागण यहाँ पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जब स्नेल के द्वारा या घोंघे के द्वारा परागण होता है तब हम उस बात को बोलेंगे मेलेकोफिली। सवाल आता है कंपटीशन में कि घोंघे के द्वारा या स्नेल के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, तब उसका आंसर जो होगा सही उसका नाम है मेलेकोफिली। अगला शब्द मैंने लिखा है मरमेकोफिली यानी चींटी परागण। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुष्प ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, यानी जिसके अंदर कोई कीट पतंगा या भौरा नहीं जा सकता है। तो ऐसे इस प्रकार के फूलों के अंदर चींटियां चली जाती है, और जब चींटियां जाती है तो अपना मरकंद या रसपान वहां से करती है, और रसपान करने के बाद वहां पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया भी संपन्न हो जाती है। तो जब चींटी के द्वारा फूलों के अंदर पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है तब हम उस बात को कहते हैं मरमेकोफिली। ठीक, लास्ट नंबर हमने यहाँ पर लिखा है चिरोपिटेरोफिली यानी चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। तो जब चमगादड़ पुंकेसर वाले भाग से परागण को उठा करके स्त्रीकेसर वाले भाग तक पहुंचाता है तब हम इस बात को बोलते हैं चिरोपिटेरोफिली यानी चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। अगला शब्द हमने बोला है कि एबायोटिक फैक्टर का मतलब जब ये परागकण किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं तब हम इसको बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। तो पहला शब्द हमने लिखा है एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब होता है वायु परागण। अधिकांश पौधे जैसे हमारे गेहूं हो गए, धान हो गए या चीड़ के पेड़ों में जो परागण होता है वो हवा के माध्यम से होता है। नर युग्मक से परागण उठता है हवा के माध्यम से और मादा युग्मक तक पहुंचता है, तब हम उस बात को बोलते हैं वायु परागण यानी एनिमोफिली। दूसरा शब्द हमने लिखा है यहाँ पर हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है जल परागण। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो जल में उगते हैं और उसमें नर युग्मक से परागण मादा युग्मक तक जल के द्वारा जाता है, तो जल के द्वारा होने वाले परागण को हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। और इसको भी हमने दो भागों में बांटा है। एक लिखा हमने हिफ हाइड्रोफिली। हिफ हाइड्रोफिली हम उसे कहते हैं जब परागण की प्रक्रिया जल के अंदर होती है। तब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं और वहां पर जब परागण की प्रक्रिया होती है तो उन जल के अंदर होने वाली परागण की प्रक्रिया को हम बोलेंगे हिफ हाइड्रोफिली। और दूसरा हमने नाम लिखा है
इफ हाइड्रोफिली, तो इफ हाइड्रोफिली तब कहते हैं हम जब परागण की प्रक्रिया जल के सतह के ऊपर होती है। तो दोस्तों ये सारे जो पॉइंट मैंने लिखा है, जैसे नंबर 1 लिखा है एंटोमोफिली यानी कीट परागण, दूसरा नाम लिखा है ऑर्निथोफिली यानी पक्षी परागण, तीसरा नाम लिखा है मेलेकोफिली यानी घोंघा परागण, या चौथा नाम लिखा है मरमेकोफिली यानी चींटी परागण, और पांचवा नाम लिखा है चिरोपिटेरोफिली यानी चमगादड़ परागण या चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। ये पांचों शब्द बहुत ही मोस्ट है जो कंपटीशन में बारंबार पूछा जाता है पॉलिनेशन वाले टॉपिक से, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात यहाँ पर एनिमोफिली का मतलब होता है वायु परागण और हाइड्रोफिली का मतलब होता है आपका जल परागण, ये बात भी ध्यान रखना है। आता है सवाल कि जल के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, तब आपने बोलना है कि हाइड्रोफिली, और बोला जाता है कि हवा के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, तब आपने नाम लिखना एनिमोफिली। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, यानी दोनों में क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो यह है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें केवल एक ही पौधे या एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें 2 फूलों की आवश्यकता होती है या 2 पौधों की आवश्यकता होती है। दूसरा अंतर है कि यहाँ पर परागण को ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती है, या परागण होने की संभावना वो निश्चित हो जाती है या संभावना बनी रहती है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक प्लांट से या एक पुष्प से परागण दूसरे पुष्प तक जाता है, तो यहाँ पर परागणों की क्षति ज्यादा होती है। और यहाँ पर जो सेल्फ पॉलिनेशन है, यहाँ पर पॉलिनेशन होने की संभावना ज्यादा बनी हुई रहती है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर पॉलिनेशन की संभावना कम बनी होती है, क्योंकि यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है, यानी माध्यम होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा प्लांट थोड़ा हिलेगा भी या थोड़ा हवा का झोंका भी आएगा तो पॉलिनेशन होने की संभावना 100% हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात कि स्वपरागण में फूल का अगर चमकदार भी नहीं है तो संभावना ये बनी रहती है कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर फूल का चमकदार होना बहुत जरूरी है, और जब फूल चमकदार होगा तभी कीट पतंगा इसकी ओर आकर्षित हो पाएगा और तब जाके पॉलिनेशन वाली प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पॉलिनेशन से संबंधित टॉपिक था, और इससे आगे फिर हम बात करेंगे, यानी इसके अंदर जो इस प्रकार की ये संरचना दिखाई दे रही है जिसका नाम है बीजांड, जो निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित होता है, तो बीजांड के बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर मेरी बात समझ में आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।